हाँ डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है और ये भी पढ़ लिया है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। लेकिन ये गलत है। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, यह एक सही और बिल्कुल परफेक्ट इसका रीज़न है। मैं आपको बताऊंगा क्यों। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे। यह क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, नॉट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बिल्कुल कर लिया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका सही आंसर देने वाले बच्चे को 200 पेटीएम मिलेगा फॉर फर्स्ट टू करेक्ट आंसरिंग स्टूडेंट्स। गॉट इट? फर्स्ट टू करेक्ट आंसरिंग स्टूडेंट्स को 200 का पेटीएम मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन अ करेक्ट सेंस, है ना। करेक्ट सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है अभी तक कि एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट है जिसके पोजीशन, इसे आप उस ए पार्टिकल की पोजीशन कहें, कोऑर्डिनेट कहें, लोकेशन कहें, जो भी कहें, 2D में कहें, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहें या वन डायमेंशनल में कहें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वो जो भी है, जहां भी, जैसा भी अच्छा है। और दूसरी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट या कोऑर्डिनेट उसका यहाँ है। आफ्टर सम टाइम इट मूव्स हियर। अब उसके मूव करने के मैनर कई तरह के हो सकते हैं। वो इस तरह से मूव कर सकता है ना, वह इस तरह से भी मूव कर सकता है और वह इस तरह से भी मूव कर सकता है और वह स्ट्रेटली ए से बी तक भी मूव कर सकता है, लाइक दिस। ठीक है, तो मूव करने के बहुत सारे तरीके हो गए। जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस जो है इस पर्टिकुलर मोशन को डिस्क्राइब करने का एक वे है कि हमने यहां से यहां तक ए से बी के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ। बिल्कुल आप सही जानते हैं कि लेंथ ऑफ पाथ होता है। लेंथ क्या है? इस पाथ की लंबाई। बिल्कुल देखने से समझ में आ रहा है कि ये पाथ की लेंथ अलग होगी और किसी और पाथ की लेंथ अलग होगी। अगर कोई और पाथ देखें तो ये पाथ अलग है, उसका लेंथ अलग अलग होगा। और हम जानते हैं कि हम किसी ऑटो में जाते हैं तो ऑटो वाले को बहुत सारे रास्ते पता होते हैं ए से बी तक जाने के, और वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे रास्ते से जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मीटर बने। एक ऐसा होता था ना, आपको पता है। तो लेंथ ऑफ पाथ क्या होती है? लेंथ ऑफ पाथ, एक रस्सी ले लो आप, रस्सी से इसको लगा लो या टेप से मेजर कर लो या किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लो। आप यहां से यहां तक ए से बी तक जाने के जितने डिफरेंट डिफरेंट रास्ते, जितने डिफरेंट डिफरेंट पाथ है, उन सब पाथों की डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होगी। और बिल्कुल पक्की बात है कि वो लेंथ तो दो पार्टिकल जो एक और बी, जो पार्टिकल एक के ऊपर एक नहीं है, कोइंसाइडिंग नहीं है, तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, कैन नॉट बी नेगेटिव। क्योंकि आप अगर वहां हैं और वहीं खड़े रहे हैं, आप कहीं जा ही नहीं रहे, ए पार्टिकल ए है और हमेशा के लिए वहीं खड़ा है, तो डिस्टेंस जीरो हो सकती है लेकिन निगेटिव तो हो नहीं सकती। तो निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उसको कहेंगे पार्टिकल एट रेस्ट। फॉर अ रेस्टिंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन बी जीरो। कहीं गए ही नहीं तो किस बात का डिस्टेंस? दैट्स क्लियर। इसमें कौन सी लिखने और समझने वाली बात है ना। दूसरी बात यह है कि अगर पार्टिकल ए से बी तक मूव करता है या बी से वापस ए तक भी आ जाता है, तो गया और आया दोनों पाथ, पाथ की लेंथ तो ऐड होती है, तो पाथ लेंथ ऐड होता चला जाएगा और उस केस में भी लेंथ ऑफ पाथ इंक्रीज ही होगा। मतलब डिस्टेंस जो है वो उसका इंक्रीज ही होगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं। हमारा बंदा ए से बी तक जाने के लिए अगर स्ट्रेट पाथ का फॉलो करता है तो इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? कौन सी डिस्टेंस है? ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन पाथ जो होगा ए और बी के बीच में, जैसे प्लेन से आप डायरेक्ट यहां पहुंच जाए, लेजर लाइट से यहां पहुंच जाए, तो डिस्टेंस ये होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और हम जानते हैं कि ये एक स्केलर है। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। अब ए और बी के बीच के डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमें यह बात क्लियर हो जाएगी क्योंकि इट कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, यह बात आपको यहां क्लियर होगी। अभी तक क्लियर नहीं कराई किसी ने। अभी तक आपको बताया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई किससे पढ़ा रहे हो? आईआईटी जेईई के बच्चे को पढ़ा रहे हो ना आप। उनका वेक्टर एक सब्जेक्ट होता है मैथ्स में। दे आर स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, नॉट एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स ऑफ एनीथिंग अदर एल्स। ठीक है ना।
तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। अब मैं समझता हूं कि यहां से ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताइए। देखिए ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को लाइन से मिलाने वाला एक वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और मैथमेटिकली इसे लिखा जाए तो इसे लिखूंगा मैं ए बी वेक्टर, ठीक है ना। ए बी एक वेक्टर है जो ए से बी तक है, जो वेक्टर्स में हमने पढ़ा है। अगर वेक्टर्स पढ़ा है तो ये बात समझ में आना चाहिए आपको कि वेक्टर होता क्या है, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। कोई यह कह सकता है कि भाई एक ओरिजिन है यहां पर और यहां पर एक पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए हो गया, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ बी हो गया। तो इसलिए ए बी जो हो गया वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया, या ऐसा कहो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया, या ओ बी माइनस ओ ए हो गया। ये सब एक ही बात है, कुल मिलाकर एक ही बात है, ठीक है ना। अगर ये 1D मोशन है तो भी ये चलेगा, 2D है तो भी, और 3D मोशन है तो भी ये सही है, ठीक है। वेक्टर इज अ वेक्टर वेदर इट इज अ 1D मोशन और 2D मोशन और 3D मोशन, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, यह एक वेक्टर है। और एक बात बताइए, वेक्टर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए एक मैग्नीट्यूड चाहिए और एक चाहिए डायरेक्शन। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो आप उस पॉजिटिव क्वांटिटी को एक नेगेटिव नंबर से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मुझे किसी ने बताया कि भाई चलो ये सब मेरे पास नहीं है, तो मैं कम से कम इतना बोलूंगा कि भाई ए बी जो है वो 40 मीटर ईस्ट में है। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दैट मींस उसका नंबर, दैट इज अ नंबर एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि आपने ईस्ट बोल दिया है। अब अगर कोई बोलता कि भाई मैं तो वेस्ट में जा रहा हूं, ठीक है ना। अगर कोई बंदा यहां से यहां तक आता है, कोई बंदा बी से ए तक आता है, ठीक है। तो ए बी, इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, इट इज बी ए और डिस्प्लेसमेंट बी ए वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर वेस्ट। ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना -40 मीटर वेस्ट या -40 मीटर ईस्ट, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे वेक्टर के बारे में दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आप उसे नेगेटिव बोलते हो, क्यों, क्योंकि हमने ऐसा सीखा है कि पार्टिकल इधर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, पार्टिकल वापस आता है तो नेगेटिव। भाई साहब पार्टिकल इधर जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में जा रहा है, इधर आ रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। इसको और अच्छे समझते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को, ठीक है, और अच्छे समझते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने का अर्थ यह हुआ कि एक मैग्नीट्यूड जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है और एक डायरेक्शन जिसकी कोई साइन नहीं होती, प्लस माइनस जैसी कोई चीज नहीं होती। वो तो ईस्ट होगी, वेस्ट होगी, नॉर्थ होगी, साउथ होगी, ओ ए होगी, ओ बी होगी, आई जे के होगी, लेकिन वो नेगेटिव कैसे हो गया। अरे वेक्टर का नेगेटिव कभी वेक्टर नहीं होता, तो एक वेक्टर कैसे नेगेटिव हो सकता है, आप बताइए। कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कौन सी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, भगवान जाने दुनिया में, ठीक है। इसका भगवान ही मालिक है। और एक नहीं, सभी ऐसी कहानी चल रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें फिर से इसको एक मिनट समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं और क्लियर कर देता हूं। अब हम फिर से समझते हैं। एक पार्टिकल यहां पर है, ठीक है। सपोज वो ए से बी तक जाता भी है, 1D मोशन की बात करें ना, 1 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं हम, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन 1D मोशन के लिए ही पैदा किया जाता है कि आप इधर जाओगे तो यहां तक पहुंच गए, यहां से यहां आओगे तो पॉजिटिव। भाई देखो ऐसी बात है कि आप अल्टीमेटली यहां गए और यहां से यहां आए, फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है ना। आप डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो डिस्टेंस तो आपका जाने में और आने में दोनों में काउंट होगा। पाथ ऑफ द लेंथ यहां से यहां हुई और यहां से यहां हुई। एक रस्सी आपकी यहां जाएगी, रस्सी यहां तक आएगी, तो आप इतनी लंबी रस्सी लेके चलोगे, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये ग्रीन वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए से बी का। अब ये वेक्टर ग्रीन जो है वो एक्चुअली इन दो वेक्टर्स का सम है। कौन कौन से वेक्टर का सम है, दिस ए बी वेक्टर। यहां पर क्या होगा, यहां पर ए बी वेक्टर की बात करें तो वो ए बी वेक्टर जो होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा,
MENT होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए सी वैक्टर, सपोज दिस पॉइंट इज सी, प्लस सी बी वैक्टर, दैट इज ए बी वैक्टर। ये वैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ए वेक्टर यह है ना, तो यह माइनस ए वेक्टर होगा। बट माइनस होने का मीनिंग यह नहीं है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस हो गया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ होती है, वो प्लस ही होती है। हाँ, इसको आप बोल सकते हो कि भाई ए वेक्टर इज 10 मीटर, सपोज 10 मीटर समथिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, 1D मोशन है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। और आपने माइनस ए बोला, तो इसके साथ आप बोल सकते हो माइनस ए वेक्टर इज 10 मीटर निगेटिव एक्स डायरेक्शन। आप बोलोगे सारी दुनिया में क्वेश्चन तो वही चल रहे हैं सर, कि भाई प्लस है, इधर जाओ तो प्लस है, इधर जाओ तो माइनस है, 1D मोशन के लिए ऐसा आप लिख रहे हो। लेकिन वेक्टर वेक्टर है, वेक्टर की तरह ही पढ़ो, क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है। अब जेई में जो एग्जाम आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम ये बात समझ चुके हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, और किसी भी मोशन के लिए डिस्टेंस जो होता है ना, किसी भी मोशन के लिए डिस्टेंस जो एस होता है, इसको एस आप ले लो, एस लिखा जाता है, और डिस्प्लेसमेंट को डी लिखा जाता है। तो एस जो कि डिस्टेंस होता है, वो ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड से एस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होगा। ये बात तो हम जानती है, क्योंकि देखो डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही हुआ। आप घूम के इधर से जाओगे यूं, तो ये पाथ और लंबा हो जाएगा, ये और लंबी डिस्टेंस हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इक्वल होता है। जब आप लिखते हो कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो बात बिल्कुल क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है, ना कि उसकी वैल्यू का मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है, ना कि -40 को +40 कर रहे हैं। हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, जो हमने वेक्टर्स में पढ़ा है कि लेंथ ऑफ द वेक्टर इज मैग्नीट्यूड, है ना, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से करिए, ठीक है ना। मैं अगला पेज ले लेता हूं। एक क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन 3 टाइप के आते हैं मेनली इसके ऊपर। एक तो आते हैं आपके ग्राफिकल क्वेश्चन, और जो ग्राफिकल क्वेश्चन है वह मैं ग्राफिकल क्वेश्चन देखे होंगे आपने कि ऊपर का एरिया प्लस है, नीचे का एरिया माइनस एंड सो ऑन। तो यह प्लस माइनस, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसके डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस माइनस एरिया हो गया, उसको हम प्लस माइनस करेंगे और आंसर निकालेंगे। यह मैंने ग्राफिकल सेक्शन में ले रखा है, इसलिए मैं यहाँ इसके क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। दूसरे आते हैं फंक्शन वाले, है ना, फंक्शन जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, टी स्क्वायर ले लेंगे, टी नहीं, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। इस केस में अगर मोशन होता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं ये देखना होगा, ठीक है। और थर्ड होता है आपका जियोमेट्रिकल वाले क्वेश्चन, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन, जिसके कुछ क्वेश्चन आपने करे वाले हैं, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री वाले या कोऑर्डिनेट वाले यह क्वेश्चन मैं आपको अभी 1-2 करा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ग्राफ वाले हम करेंगे अगले 1-2 लेक्चर्स के बाद में, जिसमें हम ग्राफ वाले पढ़ेंगे। फंक्शंस वाले क्वेश्चन में अभी आपको ये वाला कराऊंगा, और ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन जो है वो हम अभी इसके बाद में करेंगे एज एग्जाम्पल, ठीक है। तो कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ज्योमेट्री वाले हटाएंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम सेकंड टाइप वाले को, कि यह फंक्शन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस केस में क्या है, हमारा x जो है वो 1D मोशन है ना, उसमें t जो है टाइम है, तो टाइम t के अकॉर्डिंग यहां पर t इज टाइम इन सेकेंड।
अगर कोई 1D मोशन होता है, सपोज है ना, 1 डायमेंशनल मोशन होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स या माइनस एक्स में पार्टिकल मूव करेगा और वो इसके अकॉर्डिंग करेगा, तो इसको देख के हमें समझ में आना चाहिए कि मोशन किस तरह से होगा। नॉर्मली यह क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है या लीनियर भी हो सकता है, ये क्यूबिकल भी हो सकता है, डिफिकल्टी लेवल उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बनाया जाए। लेकिन इसके कंसेप्ट नॉर्मली हम बाद में पढ़ते हैं जो फंक्शन इक्वेशंस वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मैं इसकी कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने के लिए आया हूँ, इसलिए बताता हूँ। आप एक बात सोचिए, t = 0 पर x क्या है? t0 सब्सटीट्यूट करिए इसमें, पहले x आया 3, सपोज ये मीटर ले लेता हूँ मैं, मीटर इसका यूनिट है। t = 1 सेकंड पर क्या है बताइए x का वैल्यू? t 1 सेकंड पर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, फंक्शन आपने जो अवश्य पढ़ लिया होगा, कैलकुलस आपने अवश्य पढ़ लिया होगा जो मैंने दे रखा है बेसिक मैथ्स में, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। t1 सब्सटीट्यूट करा तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और 1 - 4 हो जाएगा, 1 - 4 -4 हो जाएगा, और +3 हो जाएगा 0। तो x1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। t2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x का वैल्यू क्या होगा बताइए? t2 सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 8 +3, 4 - 8 +3 ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो जाएगा -1। अब t फिर सब्सटीट्यूट कर दीजिए 3 सेकेंड, ये सेकेंड्स में चल रहा है, टाइम इन सेकेंड, है ना। जब t3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12, ये 12 हो जाएगा प्लस का, और 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस का भी 12 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी फिर से 0। अब t4 सब्सटीट्यूट कर लेते हैं एक बार, t4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4 सब्सटीट्यूट करने पे 4 का स्क्वायर 16, 4 - 4 4 × 4 16, 16 - 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 × 4 16, 16 - 16 0 और बचा 3, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 3। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया है बात कि मोशन किस तरह से हो रहा है। जब t सब्सटीट्यूट करते हैं 0 तो x 3 है, अप्रॉक्सीमेटली 3। जब t 1 सब्सटीट्यूट करते हैं x 0 हो जाता है, पार्टिकल मतलब यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। फिर t2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो x हो जाएगा -1 था, तो x हो जाएगा -1, मतलब पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा। फिर t3 सब्सटीट्यूट तो x वापस 0 हो जाएगा, मतलब पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा। कुछ इस तरह से चलेगा, ये हो सकता है इसके आगे तक जाए और हो सकता है इसके आगे से होके आए, डिपेंड करता है ना, क्या वैल्यूज क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो कुल मिला के यह है कि पार्टिकल पहले इधर कहीं से स्टार्ट हुआ, इधर आया, पार्टिकल इधर कहीं से आया, इधर कहीं गया और वापस इधर आया, और फिर t4 से ग्रेटर पर तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जा रहा है। तो हो क्या आ रहा है, एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना। जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण वह उसी पॉइंट के आसपास वापस जाएगा जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। सपोज यहां से स्टार्ट हुआ, घूम के वापस यहां आया और ये कहीं और पहुंच गया है ना, आगे पहुंचेगा धीरे धीरे 4-5 सेकंड। तो जब यह पॉइंट हमें पता करना पड़ता है जहां डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी यहां 0 होगी। एक बात और है, जहां वेलोसिटी 0 हो गई जरूरी नहीं कि वहां डायरेक्शन चेंज ही करे। भाई मैं चलते 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 रुक गया और फिर आगे बढ़ने लग गया, तो रुक गया तो वेलोसिटी 0 हो गई थी, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि पार्टिकल थोड़ी ना हूं मैं। ये पार्टिकल अगर इस लॉ को फॉलो करेगा, t² + t क्वाड्रेटिक वाले लॉ को फॉलो करेगा, तो डेफिनेटली वो एक जगह जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है ये। और जब क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उससे हमें बात समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, कैलकुलस का यूज होगा, और कैलकुलस जब अच्छे से कर लेंगे आप, इसमें क्वेश्चन इस पर बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कि किस तरह से होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें ये देखना होता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी 0 होगा तो वहां पर जो डायरेक्शन है उसकी चेंज होगी कि नहीं होगी। तो वेलोसिटी 0 होने के बाद वो उसका साइन रिवर्स होता है, दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहां से जब डिस्प्लेसमेंट की बात हुई तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट निकाल लेंगे सीधे सीधे, ए से जहां तक निकालना हो या इधर जाना हो। और डिस्टेंस की बात हुई तो यह पहले वो पॉइंट तक निकालेंगे जिस पॉइंट तक वो यहां से यहां तक आया, और फिर यहां से यहां तक का निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। वाले क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं हम छोटा सा। अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
पार्टिकल किधर जा रहा है? 6 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर नॉर्थ जा रहा है। सपोज नॉर्थ की बात करें तो हमारा नॉर्थ ऊपर है, सपोज चलो नॉर्थ जा रहा है ऊपर, नॉर्थ यह, ईस्ट यह लिया जाता है नॉर्मली, इधर ईस्ट लिया जाता है, इधर वेस्ट लिया जाता है, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे लिया जाता है, जैसा कि भारत के नक्शे में होता है, इंडिया के नक्शे में होता है, वर्ल्ड मैप में होता है। तो 6 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर यह हो गया। देन 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर ईस्ट चले गया वो, ठीक है। और 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ आने के बाद 10 मीटर वर्टिकली मतलब इधर आएगा आपकी तरफ, है ना, वर्टिकली अपवर्ड्स। जेड हम इधर ले लेंगे, एक्स वाई जेड ऐसा लिया है तो ये जेड ले लेंगे। व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? देखिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कहाँ है? यहाँ थी, वो इधर आया और वर्टिकल चला मतलब इधर आ गया 10 मीटर। तो हमें क्या करना है? अगर हम एक्स वाई जेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर यह ओ है और फाइनल पोजीशन उसकी ए वेक्टर है कहीं पर जो भी है ना, तो ए वेक्टर का पोजीशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6i, नहीं 8i, 8i, क्योंकि 8 चला वो एक्स डायरेक्शन में, सपोज ऊपर चला 6, तो 6j प्लस 10k जेड एक्सिस में। ये हो गया हमारा वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, इधर चला इधर चला इधर चला। आप IJK को देख के घबराओ मत, IJK बहुत प्यारी चीज़ों को ईजी कर देता है, बहुत ईजी करता है। कहीं भी IJK दिखाई दे उसको अवश्य यूज करो, जहाँ वेक्टर है उसको IJK की टर्म में लोगे ना, जीवन शांति से गुजरेगा। तो ये 6 है, ये 8 है और इधर आओगे तो 10 हो गया। तो 6 Z में है, 8 जो है वो X में है और 10 जो है, सॉरी 6 जो है हमारा एक्स वाई में है और 8 जो है एक्स में है और ये जेड एक्सिस में है। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब हमें क्या पूछा जा रहा है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। देखो क्वेश्चन में ही गलती है। पहली बात तो हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये √200 हो जाएगा मीटर में जो भी लो, तो ये आंसर हो जाएगा 10√2, ठीक है ना, मीटर जो भी लेना है 10√2 इज द आंसर। बट क्वेश्चन इसलिए गलत है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, देखिए मैंने कहा ना आपको, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपसे जो पूछा जा रहा है उसका आपको बोलना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है भैया, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो हम नॉर्मली क्या होता है, हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को एज ए वेक्टर स्केलर डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं। हम फोर्स के बारे में इतनी पंचायत नहीं करते कि भाई फोर्स 4 लगा तो लेफ्ट लगा राइट लगाना पड़ेगा, वहाँ पे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे होता है। लेकिन यहाँ आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसा पूछा जाना चाहिए था। अगर नहीं पूछा जाता है तो टेक्निकली क्वेश्चन में फॉल्ट है, ये क्वेश्चन की गलती है। लेकिन IIT JEE एग्जाम में ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि ऐसा डिस्प्लेसमेंट प्लस है। एडवांस में, मेंस में पूछा जाता है क्योंकि मेंस वाले अलग एग्जाम पेपर बनाने वाले हैं, लेकिन IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन पेपर प्रोफेसर्स बनाते हैं IIT के, और वो ऐसी हलकट काम नहीं करते कि डिस्प्लेसमेंट को प्लस बोल दिया माइनस बोल दिया, वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। लिख लेना मेरी बात कागज पे, चाहे पेपर उठा के देख लो जीवन भर कहीं से भी, है ना। अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, एक स्ट्रेट लाइन में पाथ करता है। इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। एक मोशन में चलता है, कहीं पर पार्टिकल जाता है और वापस आ जाता है वहीं पर स्ट्रेट लाइन में जाकर 10 सेकंड में, ठीक है। ये अच्छी बात करी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग दिस इज 30 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर। 30 मीटर कवर किया उसने, बिल्कुल क्लियर बात है कि गया और आया, 30 मीटर क्लियर करा, तो घर से कितनी दूर गया होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉल्स? फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। एक बात क्लियर है, 10 सेकंड में वापस आया और डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है, बिल्कुल क्लियर है। स्ट्रेट लाइन में जाता है और उसी पॉइंट पर वापस आता है तो 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया। हो सकता है 50 गया हो, 50 मीटर गया हो और वापस आ गया हो, या हो सकता है कि 5 मीटर गया, इधर इधर घूम के नाच के ही 30 मीटर करके वापस आ गया हो। 30 मीटर चला है वो, ये थोड़ी पता है कि स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट तक गया वहां से वापस आया, ऐसा कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है। जो भी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0 होना चाहिए, ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, पर ये लिख दिया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ लिया, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर बाय सेकंड। स्पीड की बात करें तो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो 30/10 हो जाएगा वो, तो ये 3 मीटर पर सेकंड, ये ट्रू है।
हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 30 मीटर हो नहीं सकता। अगर आप वहीं पर घूम के वापस आ गए तो इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 है। मैं नहीं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, मैं कभी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, आवर आंसर इज करेक्ट। चलो, we say that displacement of particle is a vector quantity. Our best justification for this assertion is displacement of the particle एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम क्या तर्क दे सकते हैं, उसको सही बताने के लिए हम क्या बात बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस क्वेश्चन से एक बात क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ती है, तभी तो वो वेक्टर है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। विदाउट मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन आप कैसे किसी वेक्टर को बता सकते हैं? दोनों में से दोनों चीज चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड और सिर्फ डायरेक्शन से वेक्टर कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, है ना। तो यही आंसर सही है। आप चाहे तो पढ़ लो बाकी क्वेश्चन। ऑपरेटिंग विद डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैनिपुलेटिंग वेक्टर्स लीड टू रिजल्ट इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंट। देखो, ऐसे लंबे चौड़े भाषण वाले क्वेश्चन उलझाने के लिए होते हैं और वो गलत होते हैं ऑप्शंस, आप ये भी पढ़ जानते होंगे। अ डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्वियसली नॉट ए स्केलर, डिस्प्लेसमेंट स्केलर नहीं होता, ये अब हम जानते हैं, लेकिन दिस आंसर इज नॉट सफिशिएंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी स्पेसिफाइड बाय 3 नंबर्स। भाई कौन सा नंबर? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वेक्टर के लिए हमें सीधी सीधे चाहिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, बात खत्म। हाँ, ये आ गया आपका 200 पेटीएम वाला। रुको रुको, इस पर आते हैं हम। अभी इस क्वेश्चन को आप कर तो सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको छोड़ दीजिए, अगले इसमें करेंगे जब आप लेक्चर में पढ़ेंगे एडवांस वाले, थोड़ा अगला चैप्टर जिसमें इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे तब, ठीक है, तब काम में आएगा। लेकिन अभी आपके लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। इस क्वेश्चन में आपको एक छोटी सी बात सिखाऊंगा जिसको आपको जीवन में काम में आएगी, बहुत काम में आएगी, बहुत काम में आएगी। क्वेश्चन सड़ा दिख रहा है मुझे पता है, लेकिन जीवन में बहुत काम में आएगी। इस क्वेश्चन को बताऊंगा तो। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यह बनाया मैंने 30 मीटर नॉर्थ एंड 20 मीटर ईस्ट। ये नॉर्थ ऊपर लिया जाएगा, ईस्ट इधर लिया जाएगा, वेस्ट इधर लिया जाएगा, साउथ इधर लिया जाएगा, ठीक है। फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। देखिए 30 मीटर नॉर्थ चलेगा ऊपर, यहां से स्टार्ट करता है 30 मीटर नॉर्थ। तो मैं काम करता हूं अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर के 3 पार्ट कर लेता हूं इसे। जब भी आप डायग्राम बनाओ ना, बस ऐसे ही उठा के कैजुअली मत बनाओ, आप एप्रोप्रिएट साइज के अकॉर्डिंग उसे बनाओ, तो आपका डायग्राम आपको सही इंफॉर्मेशन देगा। नहीं तो आप डायग्राम बनाओगे ही गलत कि भाई 30 तो छोटा ले लिया और 20 को बड़ा ले लिया, तो आपका डायग्राम सही बनेगा नहीं, आंसर गलत ही आएगा। इसलिए जब भी आप किसी भी फिगर बेस्ड डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन ले, तो उसके जो नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम, जिसको तो ग्राफ बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इतना हुआ 10 सेंटीमीटर, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली मान लिया कि इतना मेरा 10 मीटर है, 10 मीटर 10 मीटर। तो ये मेरा पार्टिकल चला पहले 0 से नॉर्थ तक 30 मीटर, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहां से ईस्ट चलता है, ईस्ट मैंने उतना ही बड़ा लिया 1 मीटर 2 मीटर, सॉरी 10 मीटर 10 20 मीटर, तो 20 मीटर ईस्ट चला, तो पार्टिकल यहां से यहां आ गया। क्लियर? फाइनली 30√2 इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहां से साउथ वेस्ट किधर होगा? देखिए यहां से साउथ वेस्ट किधर होगा, ठीक है ना, ये इधर है। साउथ वेस्ट किधर होगा? इधर होगा, इधर एक्यूरेटली 45 डिग्री पर, और 45 डिग्री वहां से निकलेगा, क्योंकि ये 2 है, ये भी 2 है, तो 45 डिग्री यहां से जाएगा। क्लियर? ये साउथ वेस्ट देख रहे हैं आप, साउथ वेस्ट या इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसके पैरेलल डायरेक्शन यहां से साउथ वेस्ट इधर होगा, यहां से साउथ वेस्ट इधर होगा, यहां से साउथ वेस्ट इधर होगा। इस बंदे को साउथ वेस्ट इधर दिखाई देगा, ठीक है ना। हमारी लोकेशन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन वहां से अलग लाइन पर होगी, ये लाइन अलग होगी लेकिन डायरेक्शन तो वही होगी। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कितना चला? 30√2, मतलब हमें जाना है इधर। अब आप बताइए 30√2 होगा कितना? आप 30√2 को ब्रेकअप करो, 30√2 वेक्टर है, उसको ब्रेक करो 45 डिग्री के 2 लाइन में, जैसा कि वेक्टर के रिजोल्यूशन में हमने देखा है। 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर, तो 30√2 अगर लेंथ है तो आप उसको 45 निकालोगे तो 30√2 साइन 45, 30√2 साइन 45, साइन 45 कितना होगा? 1/√2 होगा, या cos 45 लो, दोनों साइन 45 cos 45 दोनों 1/√2 होते हैं, तो यह होगा 30√2 डिवाइड बाय √2 कैंसिल, ये हो जाएगा 30।
तो क्लियर है कि यह 30√2 है तो यह 30 होगा और उसका यह 30 होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है कि यह 30√2 है तो उसका यह कंपोनेंट 30 होगा, यह कंपोनेंट 30 होगा। तो यहां से अगर हम, ये 30√2 इधर चल रहा है तो इधर वाला जो कंपोनेंट है वो भी 30 होगा, इधर वाला कंपोनेंट है वो भी 30 होगा। अब 30 यहां से किधर है, 30 यहां से यहां तक है, और यहां से 30 किधर है, यहां तक है, मतलब हमें आना है यहां तक। देखिए यहां से 30 इधर, यहां से 30 इधर, दैट मीन्स हमें यहां से यहां आना है। इजी डायग्राम बन गया, हमको फाइनली यहां आना है, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो गया 30 ऊपर, 20 इधर, यहां से 30√2 इधर आया, दैट मीन्स दिस इज 30√2 बिकॉज दिस इज 30 एंड दिस इज 30। हमें पता चल गया 30√2 यहां आएगा क्योंकि ये 30 साइज था पहले ही। तो ये आधार हमारा लास्ट वाला पॉइंट है। और यह कितना है, सब फिगर जैसे अगर आपने सही बनाया तो बिल्कुल क्लियर है कि यह 20 है, देखा ना आपने, यहाँ 30 चला, ये 20 चला तो ये 10 है, तो ये 10 है, 10 मीटर। और ये किधर है, वेस्ट। यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां आके खत्म हुआ 10 मीटर वेस्ट। दिस इज द आंसर, 10 मीटर अलोंग द वेस्ट। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, कितने प्यार से उसने 10 मीटर बोला, बोला प्यार से, और बोला अलोंग वेस्ट, वेस्ट भी बोला। तो नंबर एंड डायरेक्शन दोनों चीज होगी तो उसका बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना। अब हम चलते हैं हमारे पीएटीएम वाले क्वेश्चन पर। जो बंदा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर और विथ प्रॉपर स्मॉल सॉल्यूशन डाल देगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट में, तो उसको पिन करूंगा और उस बंदे को 200 पीटीएम दिया जाएगा। 2 बंदों को जो सबसे पहले इसका आंसर देते हैं, ठीक है। और तो आपको कमेंट में लिखना है, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड द हाफ ए रिवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, है ना। व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, एक व्हील है। ये क्वेश्चन आप अवश्य कर चुके हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के वर्जन की बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा, नॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर में थोड़ा सा चेंज करूंगा जो पेटीएम आपको दिलाएगा, है ना। ये 1 मीटर रेडियस वाला एक व्हील है, ये हाफ रेवोल्यूशन मूव करता है, हाफ रेवोल्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, इधर मूव करता है धीरे धीरे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, इनिशियली जो कॉन्टैक्ट में था ग्राउंड के, है ना, यह पॉइंट इनिशियली कॉन्टैक्ट में था। आधा चक्कर लगाने के बाद ये पार्टिकल, यह वाला पार्टिकल, यह जो पार्टिकल ए है, यह बी पार्टिकल है, आधा चक्कर लगा लिया इसने, तो ये कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। बी वाला पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, ए आधा चक्कर लगाने के बाद बी यहां हो गया और ए यहां चला जाएगा, है ना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसका, उस पार्टिकल का, उस पॉइंट का जो यहां था, पहले कहां पे था, कांटेक्ट में था। देखिए अब आधा चक्कर लगाने वाला बी वाला नीचे आ जाएगा और ए वाला ऊपर पहुंच जाएगा, है। हमें निकालना क्या है, ये लेंथ। अब ये लेंथ निकालने के लिए हमें यह चाहिए, और यह तो हमारे पास है ही, क्योंकि 1 मीटर दिया हुआ है, ये 1 मीटर या 1 मीटर टोटल हो जाएगा 2 मीटर। तो ये डायमीटर हो गई 2 मीटर। और यह डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, रोल हुआ है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, देखिए एक सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो इतना कितना हो गया, पाई आर, और इतना कितना हो गया, पाई इंटू आर। आर यहाँ 1 है, पाई इंटू 1 हो जाएगा, है ना। इतना पाई आर हो गया, इतना पाई इंटू 1 हो गया, दैट इज पाई आर ऑल्सो, तो 2 पाई आर। अब इसको सर्कल यू घूमेगा तो यह बी जब आएगा तो इतनी जो पाथ है वो पाथ इस पर रोल होते हुए चलेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। तो यह पाथ लेंथ हो जाएगी पाई इंटू 1। अब देखिए ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया 2 मीटर का, टोटल 2 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया बेस। तो बेस और हाइट हमें चाहिए, यह डिस्प्लेसमेंट जिसे हम एल लिख रहे हैं, सपोज कैपिटल एल लिखना चाहिए क्योंकि वेक्टर है, इज्जत देना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट एल वेक्टर, ठीक है, ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ दिस, या इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू तो पाइथागोरस से निकल जाएगी ना, पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये आंसर तो आपके पास है, लेकिन मैंने ये आंसर नहीं पूछा था। मुझे जो पूछना है वह यह है कि इस केस में आपको डिस्टेंस पता करना है। क्या पता करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव्ड बाय कौन सा पॉइंट, ए।
इन हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, हाफ रिवॉल्यूशन, वही हाफ रिवॉल्यूशन। और जो इसका आंसर कमेंट में लिख देगा, आई होप यू कैन डू दिस, और मुझे विश्वास है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको कंसेप्ट क्लियर है। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बहुत ध्यान से करना है कि पार्टिकल कब है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, हिला नहीं हिला, एक डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, थोड़ा समझेंगे ना, बहुत प्यार से आंसर निकल जाता है। कोई एक लेवल के बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है ना। लो लेवल के लिए तो आप फिर दिन भर कुछ भी रगड़ते रहो, उनको कुछ नहीं होने वाला है। IIT JEE एडवांस तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए आज। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।